दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले आर्थिक विकास और समृद्धि से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक, और चौथा ऑप्शन है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में जो पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन है उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आदि से संबंधित आंकड़ों का भी संकलन और प्रकाशन करता है, लेकिन पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। ऑप्शन है निश्चित अवधि में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुधारात्मक वृद्धि, तीसरा है किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इसमें से कौन सा जो है आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ की संज्ञा दी जाती है, और आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय यानी रियल इनकम में वृद्धि से होता है। और प्रायः देखा जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, जबकि आर्थिक विकास जो होता है ये व्यापक अवधारणा है। इसमें इन सभी कारकों यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक विकास में कि ये जीवन की गुणवत्ता यानी गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, न्यायिक प्रणाली के सुधार, या शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। तो इनमें से कौन द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है। तो सही उत्तर है न्यायिक प्रणाली के सुधार। दोस्तों, न्यायिक प्रणाली या जुडिशियल सिस्टम में हुए सुधारों को छोड़कर जो शेष विकल्प हैं, जैसे तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार और शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार, ये सभी दोस्तों आर्थिक सुधारों को द्वितीय पीढ़ी या जिसको कि सेकेंड जनरेशन कहा जाता है, इसके भाग हैं। और आर्थिक सुधारों की द्वितीय पीढ़ी का मतलब ये होता है कि इन सुधारों का उद्देश्य समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और वर्तमान में भारत तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में है, जिनमें वस्तु और सेवा कर, दिवालिया कानून और मुद्रा बैंक का गठन आदि चीजें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किसके साथ। ऑप्शन है आपके अवस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ और अतिस्फीति के साथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्फीति के साथ। देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास के साथ जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और इसी कारण आर्थिक विकास को सामान्यतः स्फीति या इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय योजना आयोग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आप जानते हैं भारत का इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक विभाग है उसके द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि पहला है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती हो, इसके अलावा देखिए देश में जनसंख्या वृद्धि होती है, देश में पूंजी निर्माण होता है, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो आपने जाना कि आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ अनिवार्य रूप से होगी किसी देश में जब देश में पूंजी निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पूंजी निर्माण दोस्तों ये वो प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है,
और आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय एक निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि देश में जो है पूंजी निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो सही उत्तर है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो उसमें देखिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य 3 विकल्पों को जरूर ही शामिल किया जाता है। और देखिए आर्थिक विकास में जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि अवश्य ही होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर या प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। क्योंकि देखिए देखा जाए तो भारत में प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन उनका जो देखा जाए तो व्यापक रूप से उनका उपयोग नहीं किया जा सका है। और ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों में एक है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति निम्न आय है, पूंजी निर्माण की न्यून दर है, लेकिन यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक, देखिए दोस्तों किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक उस देश का क्या है। तो प्रश्न विकल्प बताने से पहले आपको बता दें कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार जो है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इसके अलावा बैंकिंग और एसएससी आदि परीक्षाओं में ये पूछा गया है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक जो है दोस्तों वो होता है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। और प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है और ये जो है आर्थिक समृद्धि को सबसे अच्छा तरीका है मापन करने का। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आर्थिक विकास जो है ये संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है और जीवन के कई क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास होता है। आर्थिक वृद्धि क्या है, ये सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्शाता है। संपोषित विकास या संपोषणी विकास जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, ये पर्यावरण से संबंधित है। और जीवन की गुणवत्ता ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो 4, 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो मानव विकास रिपोर्ट जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है और इसमें जो सूचकांक प्रयोग किए जाते हैं उनको HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट जो सूचकांक है ये UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और दोस्तों और अधिक जानकारी आपको बता दें कि मानव विकास रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है और पहली बार इसका प्रकाशन 1990 में किया गया था और उसके बाद से प्रतिवर्ष ये प्रकाशित किया जाता है। और इसमें मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है। और मानव विकास इंडेक्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका निर्माण या प्रारंभ पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो कि भारत के अर्थशास्त्री हैं इनके द्वारा किया गया था। अब आइए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बाद आर्थिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग एक विषय है किसका? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का एक विषय है। आप जानते हैं 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है और समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या यानी क्रमांक 20 पर आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। यानी इसका नियमन जो है आर्थिक नियोजन केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है अप्रैल 1992 में। दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना के समापन से 2 वर्ष के अंतराल के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ हुई, जो 31 मार्च 1997 तक थी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इन्वेस्टमेंट रेट जो है या विनियोग दर कितना था आपको बताना है। ऑप्शन है बचत दर से कम, बचत दर से अधिक, बचत दर से बराबर या प्रत्याशाओं से कम। तो सही उत्तर है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 रहा, इसमें इन्वेस्टमेंट रेट या विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। तो आप जानते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक थी, 1985 से 1990। आप जानते हैं 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक थी। और इस योजना में किस पर बल दिया गया था, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि। तो एक प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन, काम और उत्पादकता। और आप जानते हैं कि 1991 में जब ये योजना समाप्त होने वाली थी, उसके बाद 1991 में भारत ने उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के युग में प्रवेश किया था। और इस समय अर्थव्यवस्था, व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा के रूप में जुड़वा घाटे की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक या मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। ऑप्शन है मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि, मानव कल्याण, तीव्रतम एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। तो सही उत्तर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था और इसका उद्देश्य तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर रखा गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। एनडीसी एक संविधानेतर निकाय है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संपोषणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। सही उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, भारत में सबसे पहले संपोषणी विकास का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था और इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण ये योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी किसमें। ऑप्शन है दलहन एवं तिलहन में, फल एवं सब्जियों में, अनाज में या अन्य फसलों में। तो सही उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में दलहन और तिलहन में दोस्तों समृद्धि दर अधिक हुई थी। और देखिए यहाँ पर दलहन और तिलहन में 4.29% की समृद्धि दर हुई थी और ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावना से अधिक हुई, आशानुरूप रही, संभावना से कम किंतु संतोषजनक हुई, संभावना से लगभग आधी हुई। तो सही उत्तर है 2000 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावना से आधी हुई थी। दोस्तों, 2000 से 2002 में औसत वृद्धि दर जो है ये 5.1% रही, जो 10वीं योजना में प्रत्याशित 8.1% वृद्धि दर के लक्ष्य की तुलना में लगभग आधी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी परीक्षाओं में आ सकता है। तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, डी सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः मानव विकास पर बल दिया गया था और ये पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। राव दोस्तों यहाँ पर देखिए पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और ये योजना 1992 से 1997 तक अस्तित्व में रही थी। और यहाँ पर दोस्तों इसी योजना के अंतर्गत आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी और इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। इसमें कृषि और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था और साथ ही इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय आदि प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता पर अधिक बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, राजस्व प्राप्तियों से, विदेशों से, सार्वजनिक उद्योगों से या ऋण से? तो सही उत्तर है ऋण से। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय के लिए अधिकतम साधन ऋणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऋण में बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बचत के बदले जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार और अन्य देयताएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अधिक धाड़ी विकास और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका लक्ष्य था हमारा कि तीव्रतर और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास को इसमें जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 और इसमें तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास को जो है अपनाया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के लिए की गई थी, ये अपना जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और इसमें इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से, मतलब ये 2017 तक योजना चलनी थी लेकिन बीच में ही ब्रेक करके 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नया नीति आयोग यानी भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान जो है ला दिया गया। और ये भी एक सलाहकारी संस्था, गैर संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों, जो नीति आयोग है उसमें पंचवर्षीय योजना के स्थान पर भिन्न भिन्न अवधियों की 3 योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। एक तो 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जनता पार्टी सरकार। दोस्तों, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जो है ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक वर्ष आवश्यकता के अनुसार, जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। और जनता पार्टी सरकार 1977 में आई थी। 1977 से 1980 में रोलिंग प्लान योजना लागू की गई थी। तो ये जनता पार्टी सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो सही उत्तर है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई थी और 31 मार्च 1956 तक इसका कार्यकाल था। तो सही उत्तर है 1951-52 में। और ये योजना हैरड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करके खाद्य आयात में कमी लाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। तो सही उत्तर है नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित की गई थी, जिसको राष्ट्रीय योजना समिति कहा जाता है। 1938 में इसका गठन किया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी दौरान जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन की उद्घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। इसलिए 66 से 69 के मध्य की अवधि को भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? कृषि, उत्पादन, संचार या व्यापार? तो सही उत्तर है संचार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी और दोस्तों, इस योजना में संचार क्षेत्र में सर्वाधिक जो है वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर की वृद्धि की आशा की गई थी? ऑप्शन है कृषि, निर्माण कार्य, विनिर्माण, परिवहन एवं संचार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्माण कार्य। देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर की वृद्धि की आशा निर्माण कार्य क्षेत्र में की गई थी।
अगला प्रश्न है, देखिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? 1969, 1975, 1977 या 1982 में? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1975 में। दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? देखिए, कृषि, रक्षा, लोहा एवं इस्पात उद्योग या चयनित आधारभूत उद्योग? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चयनित आधारभूत उद्योग अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर कहे जाते हैं। वर्तमान में कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था के 8 ऐसे उद्योग हैं। देखिए, 8 उद्योग वर्तमान में देखा जाए तो कोर सेक्टर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत शामिल हैं। ये जो हैं, ये कोर सेक्टर्स ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये था 9% का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान जो चलाई गई थी, इसका वार्षिक समृद्धि दर मूल लक्ष्य 9% था, जिसे बाद में घटाकर 8.1% कर दिया गया था। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी होती है, वो योजनाओं को स्वीकृति देता था। 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन ये योजना 2012 से 2017 तक न चलकर 2015 में ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि योजनाओं को लागू करने के लिए जो योजना आयोग गठित किया गया था, उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है और मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें उपाध्यक्ष और सीईओ की व्यवस्था की गई है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए चलाई गई थी, लेकिन 2015 में ही इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।